पुतिन के जंगी जेट से लड़ेगा कमांडर जिलानी। सात MiG-23 से सीरिया को जलाएगा एर्दोआन का खलीफा। पुतिन के हथियार से सीरिया में मचेगा हाहाकार। सीरिया युद्ध में ऐसा तहलका मचा है जिससे मॉस्को तक खलबली मच गई है। तेल अवीव में टेंशन बढ़ गई है। तेहरान और दमिश्क में हड़कंप है। वहीं अंकारा में कमांडर जिलानी की वाह वाह हो रही है। जिस HTS पर पुतिन ने जंगी जेट से बम बरसाए थे, उसके लड़ाकों ने रूस के जंगी जेटों को सीरिया से छीन लिया है। रूसी फाइटर जेट की तैनाती वाले एयरबेस पर कमांडर जिलानी के लड़ाके टैंक दौड़ाकर तांडव मचा रहे हैं। अलेप्पो से हमा तक एर्दोआन की टेरर ब्रिगेड का बारूदी कोहराम शुरू हो चुका है। अलेप्पो कमांडर जिलानी का कब्जा, हमा कमांडर जिलानी की जीत, होम्स कमांडर जिलानी का हमला, दमिश्क कमांडर जिलानी का टारगेट। एर्दोआन का कमांडर जिलानी कहर बरपा रहा है। तहरीर के लड़ाके एक के बाद एक फ्रंट जीतते जा रहे हैं। तुर्की के स्वयंभू खलीफा का एक्शन प्लान पुतिन को भी परेशान किए जा रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की गद्दी खतरे में है। सीरिया का भीषण युद्ध एक तरफा पलट चुका है। जिन्हें शक है कि बशर अल असद का बचना मुश्किल है, उनके लिए कमांडर जिलानी ने यह ट्रेलर रिलीज किया है। सीरिया के हमा शहर में विद्रोही लड़ाकों ने बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद के स्टैच्यू को तहस नहस कर डाला है। कभी सीरिया में जिन हाफिज के नाम का सिक्का चलता था, उनकी मूर्ति को मिट्टी में मिलाकर कमांडर जिलानी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तुर्की समर्थक फाइटर एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर उन्हें दुनिया से अलग थलग करते जा रहे हैं। हमा के लड़ाकों का यह जश्न जितना बशर को डरा रहा है, उतना ही पुतिन को टेंशन दे रहा है। उससे कहीं ज्यादा मुश्किलें नेतन्याहू के बढ़ने जा रही हैं। कमांडर जिलानी के फाइटर हमा की सड़कों पर हूटर बजाकर बशर की सेना को ललकार रहे हैं। ईरान के मिलिशिया लड़ाकों को युद्ध के मैदान में आने का ओपन चैलेंज दे रहे हैं। हिजबुल्लाह फाइटर्स को भी ये चुनौती है। हयात तहरीर अल शाम निर्णायक युद्ध में दबदबा बना चुका है। आलम यह कि रूस के फाइटर जेट को भी कमांडर जिलानी की फाइटर्स ने हासिल कर लिया है। पुतिन के MiG-23 से फाइटर ग्रुप भयानक हमले के लिए तैयार है। विद्रोही लड़ाकों ने दावा किया है कि सीरियाई वायुसेना के कई MiG-23 लड़ाकू विमानों के साथ साथ सीरियाई सेना के दूसरे हवाई और जमीनी हमले के हथियारों पर कब्जा कर लिया गया है। HTS के विद्रोहियों ने अलेप्पो में नियराब एयरबेस पर तैनात कई MiG-23 पर कब्जा कर लिया है। नियराब एयरबेस MiG-23 फ्लॉगर लड़ाकू विमान और L-39 अल्बाट्रॉस लाइट अटैक एयरक्राफ्ट का बेस है। एयरक्राफ्ट पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों ने कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किए हैं। ऐसे ही एक वीडियो में एक विद्रोही लड़ाकू के एक MiG-23 पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ युद्ध ट्रैकिंग और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक विद्रोहियों के पास कम से कम 4 जंगी जेट हैं। इनके अलावा L-39 और Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को भी फाइटर ग्रुप ने कब्जे में ले लिया है। वहीं यूरेशियन टाइम्स ने दावों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि विद्रोहियों ने कई हवाई ठिकानों पर करीब 7 MiG-23 कब्जे में लिया है। जिन जंगी जेट के दम पर बशर आर्मी कमांडर जिलानी को हराने चली थी, उसे ही लड़ाकों ने छीन लिया है। वहीं सीरियाई सेना अब भी विद्रोहियों को करारा जवाब देने का दम भर रही है। نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات، ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية
تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي. मगर बशर आर्मी के हौसले पस्त हैं। तुर्की के बैकअप से फाइटर ग्रुप बशर के केमिकल हथियारों के कारखाने पर भी कब्जा करने के करीब है। अलेप्पो के दक्षिण पूर्व में अल सफीरा शहर में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जहां सीरिया की सेना का मिसाइल गोदाम है। शक जताया जाता है कि बशर आर्मी ने इसी कॉम्प्लेक्स में रासायनिक हथियारों को भी रखा हुआ है। अल सिफ्रा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ईरान की दी गई तकनीक से मिसाइलों और रॉकेट का प्रोडक्शन भी किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल सिफ्रा पर कमांडर जिलानी का कब्जा हुआ तो विद्रोहियों के निशाने पर सबसे पहले इजरायल आ जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति इजरायल को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। लेबनान और गाजा में इजरायल के हमले के बाद एर्दोआन नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी तक दे चुके हैं। सीरिया फ्रंट पर कमांडर जिलानी के दबदबे के बाद एर्दोआन इजरायल को सबक सिखाने का ऑर्डर दे सकते हैं। यही वजह है जो हिजबुल्लाह पर हमले का कारण बताकर इजरायल लगातार सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है, जबकि सीरिया में हिजबुल्लाह फाइटर तुर्की समर्थक विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उधर ईरान ने असद की मदद बढ़ाते हुए कमांडरों, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह लड़ाकों सहित शिया मिलिशिया को सीरिया में तैनात किया है, लेकिन ये सारे मिलकर भी एर्दोआन के वॉर प्लान की काट तलाश नहीं पा रहे। وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلاميا عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى، ولذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مزورة ومفبركة بتقنية الذكاء الصنعي. أدعو أبناء شعبنا الباسل من مدنيين وعسكريين إلى الوعي بمخاطر هذه الحملة التضليلية. तुर्की की सधी चाल ने सीरिया में महाशक्तियों को उलझा दिया है। एर्दोआन एक तरफ सीरिया में फाइटर ग्रुप को उकसाकर युद्ध भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और रूस से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। तुर्की ने रूस और ईरान के साथ सीरिया संकट का हल तलाशने की पहल भी शुरू कर दी है। तुर्की के एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि तुर्की, ईरान और रूस के विदेश मंत्री सीरिया में विद्रोहियों के बढ़ते दबदबे पर 7 दिसंबर को दोहा में बैठक कर सकते हैं। साफ है, तुर्की खुलकर युद्ध में किस तरफ है ये जाहिर नहीं होने दे रहा है, जबकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक सीरिया में विद्रोहियों का हमला बिना तुर्की की मदद के संभव नहीं है। एर्दोआन ने अपने हितों के लिए 2 विद्रोही गुटों हयात तहरीर अल शाम और सीरियाई राष्ट्रीय सेना का समर्थन कर रहा है। इसके जरिए तुर्की सीरिया के कुर्द इलाके को तबाह करने में लगा है, जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कंट्रोल करती है। ये ग्रुप तुर्की में आजादी की मांग करता है और कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। सीरिया के विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे असद सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने सीरिया युद्ध को भड़काने का आरोप अमेरिका और इजरायल पर लगा दिया है। العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل. لطالما كانت المجموعات التكفيرية أدوات لهما منذ سنة 2011 عندما بدأت المشكلة في سوريا. हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम दोहरी मार से हलकान है। एक तरफ इजरायल ने सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाकों को हवाई हमलों से धुआं कर दिया, दूसरी तरफ जिलानी फोर्स हिजबुल्लाह लड़ाकों को धुन रही है। सीरिया युद्ध में कोई जीते या हारे, हिजबुल्लाह का सफाया तय होता जा रहा है। इसके साथ सीरिया में प्रेसिडेंट पुतिन की साख भी दांव पर लग गई है, जिनके जंगी जेटों से जिलानी ब्रिगेड बशर पर हमले की तैयारी कर रही है। रूस के जंगी जेट से विद्रोही लड़ाकों ने प्रहार शुरू किया तो सीरिया सेना का युद्ध में कुछ दिन टिके रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब बशर को बचाने के लिए युद्ध में रूस का आना भी तय माना जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग अब नाटो जंग में बदल चुकी है। अभी तक नाटो देशों के हथियारों से रूस पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब रूस और नाटो के बीच सीधी जंग शुरू हो चुकी है। इधर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस से लंबी जंग चली तो ब्रिटेन का वजूद मिट जाएगा।
के 1017 दिन आखिरी बाजी पलट गई। रूस यूक्रेन जंग को 1017 दिन हो चुके हैं। अब तक पुतिन ने ऑक्टोपस की तरह यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके को जकड़ रखा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी खेरसोन प्रांत के एक बहुत बड़े इलाके पर सैकड़ों ड्रोन से हमला करके यूक्रेन और नेटो को बुरी तरह से चौंका दिया है। 33 महीने से ज्यादा की जंग में इतना तो साफ हो चुका है कि ना तो यूक्रेन और ना ही नेटो देश रूसी सेना को हरा पा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता यह है कि फिर पुतिन भी यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों से जरा समझिए। लेकिन यूक्रेन जंग में बाजी कौन और कैसे पलट रहा है, साथ ही ये भी जान लीजिए, क्योंकि पुतिन यूक्रेन के 20 नहीं 40% इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। आज हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड आखिर क्यों हर हाल में रूस को यूक्रेन में हराना चाहते हैं। और अगर नेटो रूस को यूक्रेन में नहीं हरा पाया तो फिर खास तौर से नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के साथ पुतिन की रूसी सेना क्या करेगी? क्या अब पुतिन सबसे पहले हमला ब्रिटेन और पोलैंड पर करेंगे? ये सनसनीखेज दावे पश्चिमी मीडिया में क्यों किए जा रहे हैं? पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन को किस तरह से रौंद रही है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन की आड़ में नेटो देश कैसे रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। मिट जाएगा ब्रिटेन का वजूद, पुतिन का खूनी प्लान। नेटो देशों में शामिल 32 देशों में ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे पुतिन जुनून की हद तक नफरत करते हैं। रूस के लगभग सभी टॉप कमांडर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पुतिन कई बार ब्रिटेन के वजूद को मिटाने की गंभीर चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा घातक मिसाइलें स्टॉर्म शैडो से रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करवा रहा है। कुर्स्क और ब्रांस पर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। उस वक्त पुतिन ने कहा था कि ब्रिटेन की खूनी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस धमकी के लगभग 3 हफ्ते बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिस्टेयर कॉन्स ने भी सनसनीखेज दावा करते हुए न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि नेटो की भी पोल खोल कर रख दी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिस्टेयर कॉन्स ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत गंभीर चेतावनी ब्रिटेन और ब्रिटेन की सेना को दे दी है। रक्षा मंत्री एलिस्टेयर ने दो टूक कहा कि अगर ब्रिटेन की रूस के साथ सीधी जंग होती है तो ऐसे युद्ध में ब्रिटेन और ब्रिटेन की सेना का वजूद 6 महीने से 1 साल में ही पूरी तरह से मिट जाएगा। लंदन में पूर्व सैनिकों के एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री एलिस्टेयर कॉन्स ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में हर दिन 1500 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। अगर ऐसे युद्ध में ब्रिटेन फंस गया तो यकीन मानिए ब्रिटिश सेना 6 महीने से 1 साल के भीतर ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। The further Russian troops advance, the closer the threat becomes. The more land they control, the more they control grain prices and energy sources, and the more confident Putin becomes. So we must continue to back Ukraine and do what it takes to support their self-defense for as long as it takes, to put Ukraine in the strongest possible position for negotiations so that they can secure a just and lasting peace on their terms that guarantees their security, independence, and the right to choose their future. इधर दूसरी तरफ अमेरिका को छोड़कर 4 नेटो देशों ने ऐसा प्लान बनाना शुरू कर दिया है जिसके जरिए रूस को जंग में बुरी तरह से हराया जा सके। आप इस एनिमेशन के जरिए इस पूरे वॉर प्लान को समझ लीजिए। रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, नेटो के 4 देश ब्रिटेन,
जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड को समझ आ चुका है कि यूक्रेन को चाहे हम कितने भी हथियार दे दें, वो रूस से जंग नहीं जीत पाएगा। और इसीलिए नेटो देशों ने अब रूस के खिलाफ 4 स्ट्रोक प्लान तैयार किया है, जहां कम से कम 4 मोर्चों से रूसी इलाकों और सेना पर सीधे और बड़ा हमला होगा। जो प्लान से जुड़ी जानकारी छन छन कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड मिलकर के रूस पर हवाई हमले एक साथ करना चाहते हैं, ताकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। इस हमले में फाइटर जेट, लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले करने का प्लान है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर रूस इस तरह से नेटो देशों पर हमला करेंगे तो क्या रूस हार सकता है? जानकारों का इस पर साफ कहना है कि अगर पुतिन को जरा भी लगा कि रूस का वजूद खतरे में है, तो ये निश्चित है कि पुतिन नेटो देशों पर बहुत बड़ा विनाशकारी परमाणु हमला कर देंगे। पुतिन खुद इस तरह के हमले की चेतावनी बार-बार पहले भी दे चुके हैं। с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. खेरसौन के उड़ाए चीथड़े, 9,500 ड्रोन हमले। इधर पश्चिमी मीडिया ने रूसी हमलों को लेकर बहुत बड़े दावे और आंकड़े भी जारी किए हैं। जरा देखिए, लगभग 3 साल या कहें कि 33 महीने या फिर 1017 दिन से रूस कैसे यूक्रेन को तबाह कर रहा है। दावों के मुताबिक यूके अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि दक्षिणी यूक्रेन के खेरसौन पर रूस ने जुलाई के मध्य से लेकर के अब तक बेतहाशा हमले किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खेरसौन पर छोटे रूसी ड्रोन के जरिए 9,500 से भी ज्यादा हमले हुए हैं। दक्षिणी यूक्रेन के बंदरगाह शहरों में जहां आबादी 1 करोड़ से ज्यादा थी, वहां पर अब आबादी सिर्फ 60,000 रह गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद से रूस ने यूक्रेन में 1,200 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें कुर्स्क क्षेत्र में वर्तमान में कीव के सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्र से दोगुना क्षेत्रफल है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 600 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था, जिसका 40% इलाका रूसी सेना ने छीन लिया है। लगभग 240 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का दोबारा कब्जा हो चुका है और यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से मैदान छोड़कर भाग चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। जो दावे किए जा रहे हैं कि 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन के सिर पर परमाणु युद्ध का भूत सवार है, वो देख लें कि कैसे 82 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को एटम बम देकर के रूस को तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि अमेरिका को परमाणु चाल बहुत महंगी पड़ेगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन को 12,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दे दी है, ताकि यूक्रेन रूस पर ज्यादा से ज्यादा बड़े हमले कर सके। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, पुतिन के बेहद करीबी और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका से यूक्रेन में परमाणु हथियार भेजने की खबरों पर एटमी धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट में लिखा, अमेरिकी राजनेता और पत्रकार कीव में परमाणु हथियार ट्रांसफर करने के परिणामों पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पागल बूढ़े बाइडेन दुनिया के हाथ दुखद मजाक कराना चाह रहे हैं। बाइडेन सरकार का फैसला एक भयावह हकीकत में बदलता जा रहा है। वहीं व्हाइट हाउस ने खबर का खंडन करते हुए कहा कि हम यूक्रेन को परमाणु हथियारों से